जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पहला क्लास है करंट अफेयर का, और इस करंट अफेयर के सीरीज में आपको हर वीक 2 वीडियो मिलेंगे, और 2 वीडियो में पूरे वीक का करंट अफेयर जो है, जो भी इम्पोर्टेंट्स है वो कवर आपको मिलेगा। और हमारे करंट अफेयर के आदान प्रदान करने का सोर्स एकदम वीडियो के माध्यम से होगा, बिना किसी लिखित, बिना किसी पीडीएफ के सहारे हम सीधे आपको रूबरू करवाएंगे करंट अफेयर से, समसामयिकी से, ठीक है। और तमाम चीज़ें विस्तृत तौर पर जो है आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं, सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहने वाला है नेत्र के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इंडिजिनस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। यदि इसका एक्रोनियम देखें तो AEWNC। तो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड, ये बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। इट कैन बी डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर एयरबोर्न एंड मैरीटाइम टारगेट्स। मतलब नेत्र नाम से ही है कि कोई भी दुश्मन के चीज़ें यदि हमारे वायु सीमा में आता है, मैरीटाइम में आता है, मैरीटाइम बाउंड्री में, तो उसको जो है ये डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि ये है अपने टेरिटरी में ये एक दुश्मन आ गया है। और उससे क्या होगा उसके बाद, तो हमारा जो भी चीज़ें हैं अटैक करने के लिए, उससे अटैक होगा, उसके ऊपर उसका स्वागत होगा, ठीक है। तो यही है नेत्र, ये पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जुलाई 2026 यानी 6 तारीख जुलाई 2026 से 2027 तक चलेगा ये करंट अफेयर का सिलसिला। और कंसिस्टेंट वे में जो है बिल्कुल हम आपको देने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक सप्ताह जो है 2 वीडियो आएंगे, मैं आपको फिर बता दूँ। तो एकॉर्डेड ऑपरेशनल जो है रिसेंटली किया गया है इसके द्वारा। इंडिया इज़ ओनली द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप दिस कैपेबिलिटी। तो भारत जो है दुनिया का 5वां देश है जिसके पास कि ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का, ठीक है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो है इसके पास ये कैपेबिलिटी है, ये 5वां देश बना है। पहले कौन है, तो पहले यूएस है, रसिया है, चाइना है, इजराइल है, और फिर अब इंडिया हो गया है, ठीक है। चलिए अब मेडिसिन से रिलेटेड कुछ चर्चाएं करते हैं। हमने नेत्र से चर्चाएं कर ली, अब मेडिसिन से हम चर्चा करेंगे। मेडिसिन शेड्यूल H2। सबसे पहले तो ये मेडिसिन का तमाम स्केड्यूल है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 और इसके रूल 1914 वर्ल्ड वॉर वाला नहीं, 1940, और इसका रूल जो है 1945 के तहत जो है स्केड्यूल है इसके। और इसके स्केड्यूल में H2 ड्रग, ठीक है, जो ड्रग और कॉस्मेटिक रूल मैंने बता ही दिया। और फेक मेडिसिन को मॉनिटर और सप्लाई चेन के लिए H2 स्केड्यूल है इसका, जिसमें कि आपको दवाओं के पीछे QR कोड लगाना अनिवार्य होता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड जो है लगाना अनिवार्य होता है, जिसमें कि पैकेजिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, तमाम चीज़ें जो है उस बैच नंबर, लॉट नंबर, वो तमाम चीज़ें जो है उसमें स्थित होती हैं। जब QR को स्कैन कीजिएगा तो उस दवाई का अता पता चलेगा। नहीं तो फेक मेडिसिन जो है बहुत है, तो फेक से बचाने के लिए, फर्जीवाड़े से बचाने के लिए, चाहे आप एक्सपोर्ट भी दवाओं को कर रहे हैं, तो जब तक QR नहीं रहेगा तब तक वो हमारा दवाई ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए QR कोड को क्या किया जाएगा, तो रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उस दवाओं में है या नहीं है, तो वो HD स्केड्यूल के अधीन आता है। H1 स्केड्यूल क्या है, H1 और M स्केड्यूल भी बात करेंगे और K स्केड्यूल भी बात करेंगे। H1 स्केड्यूल, वी हैव H1 स्केड्यूल, अंडर दिस ड्रग कैन नॉट बी परचेज्ड ओवर द काउंटर। इस स्केड्यूल में आने वाली दवा जो भी है OTC ओवर द काउंटर हम लोग इस दवाओं को नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। इट
रिक्वायर अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या डॉक्टर हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन के बिना जो H1 स्केड्यूल के तहत जो दवाएं आती है उसको हम लोग ओवर द काउंटर नहीं खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे RX डॉक्टर क्यों लिखता है। तो RX एक लैटिन वर्ड है जिसको कि रेसिपी कहते हैं, जिसका मतलब है टू टेक। तो RX जो है एक वो जो डॉक्टर हमेशा अपने पुर्जे पर, चिट्ठे पर, प्रिस्क्रिप्शन पर RX लिखता है, ठीक है। तो वो वही है, रेसिपी लैटिन में टू टेक मतलब लेना, दवा लेना। तो किस लिए ये दवाओं पर ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं? क्योंकि AMR जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो AMR के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो उसके सेफ्टी के लिए जो है इस तरह की दवाओं का जो है इस तरह के स्केड्यूल का सहारा लिया जाता है। इस स्केड्यूल के तहत जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो फार्मेसी वाले मेंटेन करेंगे आप जो दवाई ले रहे हैं उसका नाम, आपका नाम, डॉक्टर जिसके द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है उसका नाम, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है फार्मेसी जो मेंटेन करता है, लेकिन आपको तो पता है ये रियलिटी क्या है। चलिए स्केड्यूल के में क्या है, ये सभी ऐसी दवाएं हैं जिसको कि हम हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए दीज आर लार्जली exempt certain classes of essential household medicine from strict retail licensing and prescription requirement। तो इसमें प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मान लीजिए अब सर में दर्द हुआ और हम गए विक्स वेपोरब खरीदने, तो अब इसमें प्रिस्क्रिप्शन की क्या आवश्यकता है? हम गए इन्हेलर खरीदने के लिए, अब हम गए कोई छोटी मोटी दवा खरीदने के लिए जो हम हाउस होल्ड कंजप्शन में, मान लीजिए सहेली कोई टैबलेट खरीद रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खरीद रहा है, या फिर आम कॉमन कोल्ड की दवाएं खरीद रहा है। और आपको याद रखना चाहिए कि इधर ही इथाइल ग्लाइकोल की वजह से जो कफ सिरप वाला कांड हुआ था मध्य प्रदेश में, इसी के तहत जो है कफ सिरप को जो है स्केड्यूल के से जो है बाहर कर दिया गया, ठीक है। अभी दवाओं के बारे में और भी चर्चाएं होंगी, ठीक है। फिक्स्ड कंपोजिशन वाली दवाएं जो आई है मार्केट में, जिसको कि सरकार के द्वारा 16 ऐसे दवाओं को बैन किया गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले रुकिए, स्केड्यूल पर चर्चा हो जाए। और एक स्केड्यूल है एम। हमने कौन कौन से स्केड्यूल बताए? H2 स्केड्यूल में क्या होगा? तो QR रखना अनिवार्य होगा। H1 स्केड्यूल में ओवर द काउंटर OTC ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो। तो ये कौन सा स्केड्यूल में आएगा? तो H1 स्केड्यूल में आएगा। H2 में क्विक रिस्पांस कोड, और K स्केड्यूल में ऐसी दवाएं आएंगी जो कि तमाम रूल और रेगुलेशन से रिटेल में जो आप खरीदते हैं उससे एग्जेम्प्ट रहता है और आप हाउस होल्ड के यूज के लिए खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। और एक एम स्केड्यूल है जो कि दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, परचेज, इस पर जो है अपना इससे रिलेटेड नियम कानून है इसमें, ठीक है। तो हमने दवाओं के बारे में आपको 4 स्केड्यूल बताया। कौन कौन? H2 QR रिस्पॉन्स QR कोड वाला, H1 वो तमाम दवाएं जो प्रिस्क्रिप्शन से ली जा सकती हैं, K स्केड्यूल वैसी दवाएं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप खरीद लें, और M स्केड्यूल जो कि इट इज़ नॉट अ क्लास ऑफ ड्रग बट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसमें कि अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो है 1945, इट डिफाइन द मैंडेटरी गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड फैसिलिटी स्टैंडर्ड एंड फार्मा कंपनीज मस्ट फॉलो टू सेफ्टी प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसके लिए रूल रेगुलेशन है, किस कंडीशन में आप दवाएं बना रहे हैं, कैसी सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए, क्या दवाओं की मानक होनी चाहिए, क्या मापदंड होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ जो है आपके एम स्केड्यूल में होता है। आपको 3-4 टर्म याद रखने हैं। एंटी हिस्टामाइन, एंटी पैरेटिक्स, ठीक है, एंटी एनाल्जेसिक, ठीक है। एंटी हिस्टामाइन, एंटी पैरेटिक्स और एनाल्जेसिक, ठीक है।
तो ये क्या है, तो एंटी हिस्टामाइन जो है एंटी एलर्जिक मेडिसिन से रिलेटेड है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो हम लेते हैं उसी को कहा जाता है एंटी हिस्टामाइन। एंटीपायरेटिक्स मतलब बुखार का कम करने के लिए जो लेते हैं, बुखार ख़त्म करने के लिए जो लेते हैं वो है एंटीपायरेटिक्स। और एनाल्जेसिक जो है वो पेन रिलीफ के लिए वैसी दवा को इस सीरीज में रखा जाता है, ठीक है। अब एंटी ओबेसिटी एक ड्रग जो कि न्यूज में रहा है उसको भी सुन लीजिए। GLP-1 ड्रग जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें कि ओजेम्पिक और मोनजारो, ओजेम्पिक OZEMPIC, ओजेम्पिक और मोनजारो MOUNJARO, मोनजारो जो है इली लिली कंपनी के द्वारा इली कंपनी के द्वारा मोनजारो को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ओजेम्पिक को नोवो नॉर्डिक्स नाम की कंपनी जो है मार्केट में लेकर आई है, ठीक है। तो ये एंटी ओबेसिटी है, मोटापा कम करने वाला ये दवाई है। और इससे रिलेटेड और भी न्यूज़ जब आएगी GLP-1 ड्रग्स के बारे में तो उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर में हर चीज़ जो है बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। आज RN रवि यदि न्यूज़ में बने हुए हैं तो कल भी RN रवि साहब न्यूज़ में बने रहेंगे। आज यदि आर्टिकल 142 है तो कल भी रहेंगे, ठीक है। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं हम लोग। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इट अकर्स व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स इवॉल्व एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन। मतलब बैक्टीरिया हो, पैरासाइट्स हो, ठीक है, आपका वायरस हो, फंजाई हो, ये तमाम चीज़ें यदि किसी भी दवाओं को रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, आप यदि दवा खा रहे हैं उससे आपका ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसी को न कहेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। रिजल्ट इज द इमर्जेंस ऑफ सुपर बग्स विच आर पैथोजन दैट हैव बिकम रेजिस्टेंस टू मल्टीपल ड्रग्स मैचिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन इफेक्टिव, ठीक है। तो जो है मल्टीपल ड्रग्स के लिए वो रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब सुनता ही नहीं है दवाई के डोज को, ठीक है। तो इसको सुपर बग्स कहा जाता है। इट इमरजेंस रिजल्ट इन द इमरजेंस ऑफ सुपर बग्स। तो मल्टीपल दवा जो है उसको स्टॉप कर देगा, मतलब जो भी दवा आप ले रहे हैं उससे उसको कोई फ़ायदा नुकसान वो दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। चेन्नई डिक्लेरेशन, इससे रिलेटेड याद रखेंगे कि लैंडमार्क 2022 कंसेंसस डॉक्यूमेंट लैंडमार्क 2012 consensus document created by Indian Medical Society to tackle the क्राइसिस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो चेन्नई डिक्लेरेशन हुआ 2012 लैंडमार्क है, ठीक है। इसका कॉन्सेंसस जो है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया गया इंडियन मेडिकल सोसाइटी के द्वारा टू टैकल, किस चीज़ को टैकल करने के लिए, क्राइसिस ऑफ AMR को, ठीक है। अब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मतलब मान लीजिए बहुत सारा दवाई है, पैर टूट गया है, बोन फिक्स ले आए, कैल्शियम की दवाएं ले आए, और भी बहुत सारी दवाएं, पेन रिलीफ की दवाई लेते आए, ठीक है, और भी कुछ दवाएं लेते आए, ठीक है। अब जो है सब दवाओं को खाना है। अब अपने को भी टेंशन है कौन दवाई कब खाएंगे, कौन सुबह खाएंगे, कौन शाम खाएंगे, कौन रात खाएंगे, कौन दोपहर खाएंगे। ले भैया बहुत सारा टेंशन हो गया, अब क्या करें। तो इसके लिए बेहतर तरीका है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। वही दवाई में जो है जितना परसेंटेज जो चीज़ मिलाना चाहिए, मान लीजिए कि हमको कैल्शियम का आवश्यकता है 2%, प्रोटीन का आवश्यकता है 1%, इस दवा का हमको इतना %, तो सबको मिला करके एक ही कैप्सूल, एक ही टेबलेट के अंदर मिला देना और फिर उसको ले लिए, सब चीज़ का काम एक एक कर दिया। लेकिन अब इसमें क्या किया जा रहा है, जो आपके फार्मास्यूटिकल वाले हैं, दवाई बेचने वाली कंपनियां, ये होशियार बन रहा है, कुछ और भी ऐड कर दे रहा है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। हमको ज़रूरत है आलू का, इसमें भिंडी भी पैक कर दे रहा है। तो ये इसकी चटकैती चल रही है। इसी रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
CDSCO नाम की एक चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ NCB के बारे में भी देखेंगे, नारकोटिक्स वाला, वही समीर वानखेड़े जो थे, ठीक है। खैर छोड़िए वो सब चीज़ें, लेकिन हम यहाँ तो ये जो है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऐसी दवाएं हैं जो कि एक ही दवाओं में बहुत सारे चीज़ों को मिश्रण करके एक ही दवा को कैपेबल बना दिया जाता है कि आप इस डिजीज से जो है निजात पा जाएंगे, सिर्फ एक ही दवा खाइए। तो अपना टेंशन भी दूर हो जाता है कि चलो भाई उतना सारा दवाई नहीं खाना पड़ेगा, एक के टेबलेटवा से अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, यदि आप लिखना चाहें तो हम हर चीज़ का जो है अक्षरश आपको बताते हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, या फिर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन एंड देयर यू कैन टेल मी दैट आई वांट टू राइट द इंफॉर्मेशन which you are delivering in the current affairs session. Because you know I have lack of time, that's why I can't provide you the PDF notes. So we have a copy where I write about the important information from the Hindu, Indian Express and several newspaper, PIB. The things which are important for us, which I feel this is important for the examination. तो वो सारी चीज़ें हम अपनी इस डायरी में जो है लिखने का काम करते हैं और वही आपको डिलीवर करते हैं बाद में, ठीक है। और क्योंकि सारे टॉपिक्स को अचानक से ला करके आपके सामने रख देना, दिस इज़ नॉट द स्टैटिक्स पोर्शन, दिस इज़ द डायनेमिक पोर्शन। ये चेंज होता है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, करंट अफेयर है, ठीक है। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप अक्षरश से लिखना चाहें तो हम आपको लिखा रहे हैं। FDC combines 2 or more active pharmaceutical ingredient in a single dosage form. Recently, government has banned irrelevant FDC fixed dose combination such as unscientific antibiotic combination. एंटीबायोटिक भी रेजिस्टेंस होता है मेरे भाई, तो इसमें क्या किया जा रहा है, अनसाइंटिफिक एंटीबायोटिक मिला दिया गया पैसा कमाने के लिए, टू प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड ओवरडोज ड्रग रिएक्शन। तो यही है बेनिफिट, देखिए इसका, और रिस्क देखिए क्या है। ये FDC का क्या बेनिफिट है, सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट रेजिम, आसानी से सिंप्लीफाइड तरीके से जो है ये ट्रीटमेंट हो जाता है। इम्प्रूव्ड पेशेंट एडहेरेंस, कन्वीनियंस विथ फ्यूअर पिल्स, कुछ ही पिल्स खाना पड़ता है। लोअर कॉस्ट कंपेयर टू सेपरेट ड्रग्स के मुकाबले जो है कम कॉस्ट पड़ता है। अब मान लीजिए एक ही चीज़ में, एक ही पैकेट में आलू भिंडी सब कुछ मिला दिए हैं और आलू भिंडी अलग अलग से खरीद रहे हैं, तो दोनों का तो अंतर पड़ेगा ना। रिस्क फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, ठीक है। गांव में बहुत सारा लोग जो है 5 मिठाई को एक साथ तौलवाता था। एक ज़माना था कि 5 मिठाई को एक ही साथ तौलवा करके और चढ़ावा चढ़ाते थे, ठीक है। भगवान से वो मन्नत मांगते थे कि भगवान मेरा ये चीज़ पूरा हो गया तो पचमेर मिठाई चढ़ाएंगे। अब गए दुकानदार के पास, दुकानदार को कहा कि 1 केजी जो है हमको पचमेर मिठाई दे दीजिए। दुकानदार क्या है, बड़ा होशियार, जो भी सस्ती मिठाइयाँ हुआ करती थी वो जो है ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते थे, और जो महंगी होती थी वो एक आध देते थे। तो वही इसमें भी हो सकता है। लो फ्लेक्सिबिलिटी इन डूइंग, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट का भी इसमें रिस्क होगा। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई काउज ऑफ एडवर्स इफेक्ट, मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन चीज़ का ये किस तरह से इसको कंट्रोल कर रहा है, कौन से कारण का ये कैसा इफेक्ट दे रहा है। लिमिटेड ऑप्शन फॉर डोज एडजस्टमेंट, और इसमें लिमिटेड ऑप्शन है डोज को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये रिस्क है। तो FDC से भी रिलेटेड ये न्यूज़ था जो कि सरकार द्वारा बैन किया गया है, तो थोड़ा सा इसको चर्चा करना उचित समझें, ठीक है। FDC को रेगुलेट कौन करता है, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। CDSCO सेंट्रल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सेंट्रल ड्रग
स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किसके अधीन आता है, किस नोडल मिनिस्ट्री के? तो आपको हम बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत जो है आपका CDSCO आता है, हेडेड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसको कौन चेयर करता है? तो ड्रग कंट्रोलर, जैसे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो होता था, उसी तरह से इसको जो हेड किया जाता है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया CDGI के द्वारा जो है किया जाता है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। अब रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ के लिए है? नए दवाओं के अप्रूवल के लिए। मान लीजिए कि हम जुकाम का एक नया दवाई बना लिए, सबसे पहले अप्रूवल लेंगे ना किसी संस्थान से कि भाई ये ठीक है या नहीं है। तमाम टेस्ट होती हैं, हर लेवल पर टेस्ट होती हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नए ड्रग के अप्रूवल के लिए, मार्केट में कोई ड्रग नया आना है तो उसके अप्रूवल के लिए। कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल जो है करवाने के लिए भी यही जिम्मेदार है कि किसी भी दवाओं को क्लिनिक में ट्रायल कीजिए पहले। ये नहीं कि E20 के तहत मार्केट में दे करके सबका गाड़ी चौपट कर दीजिए और जब कोर्ट पूछे तो बोल दीजिए कि अभी तो ट्रायल फेज मेरा चल रहा था। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ड्रग, अब ड्रग के लिए मापदंड जो है यही तय करते हैं। और साथ ही साथ यदि विदेशों से कोई ड्रग आपके देश में आ रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेदार आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया CDSCO ही है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसका मैसेज आ गया भाई, कौन पागल। चलिए, हमको मैसेज और फ़ोन पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक फ़ोन कॉल्स फ्रॉम एनीवन, ओनली फ्रॉम माय फैमिली मेम्बर्स एंड सम फ्रेंड्स। ओके, बाद में कि हम किसी का फ़ोन आना पसंद नहीं करते हैं। इवन कि आई डोंट लाइक द फ़ोन कॉल्स ऑफ माई रिलेटिव्स। आई हैव रिलेटिव्स फोबिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग चाहें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी फॉर्म भर सकते हैं। ये भी एक बड़ा ही प्रतिष्ठित जॉब है। आप यदि इसको करेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए देश पर बड़ा एहसान होगा। सॉरी, देश का आपके ऊपर एहसान होगा। आप क्या देश के ऊपर एहसान करेंगे? इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, राव रिसर्च एंड एनालिसिस वीक जो है, ये आपके एक्सटर्नल, वो जो हमजा मजारी था आपका धुरंधर फिल्म में, वो था राव का एजेंट, ठीक है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कार्य करता है। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, बॉर्डर्ड एरिया में भी इंटेलिजेंस का काम करता है ये आपका IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। मतलब बॉर्डर क्षेत्र में जो काम करने का ताकत मिला है, वो एक कमेटी बना था। उस कमेटी के रिकमेंडेशन की वजह से क्या हुआ, तो इनको बॉर्डर एरिया में भी इंटेलिजेंस गैदर करने का जो है पावर मिल गया। तो डायरेक्टर जो है इनके अभी नियुक्त हुए हैं, महेश दीक्षित साहब इनका नाम है, जो कि IB के डायरेक्टर जो है वो नियुक्त हुए हैं, ठीक है। 1993 बैच के हैं ये जनाब, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी भी छोटी बड़ी एग्जामों में आपको काम दे सकता है कि IB के डायरेक्टर कौन है, तो महेश दीक्षित साहब हैं, ठीक है। इंडियाज़ प्राइमरी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी किसके अधीन है भाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन है। इन एडिशन टू डोमेस्टिक इंटेलिजेंस रिस्पेक्टिवली, responsibility of IB is particularly tasked with intelligence collection in the bordered area, ठीक है। Following the recommendations of हिम्मत सिंह जी। सिंह यहाँ पर गुजरात के हैं, ये सिंह जो है SINH करके लिखाता है, हिम्मत सिंह जी। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड होगा वो हम बताते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। यदि आप कहीं भी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होने देंगे। ये मेरा आपसे जो है कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट है, ठीक है। एरियाज फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ हिम्मत सिंह जी कमिटी, ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर कमेटी। इसको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर कमेटी भी कहा जाता है। तो हिम्मत सिंह जी कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंड हुआ कि भाई इसको जो है बॉर्डर का भी क्या दो,
तो जिम्मा दो कि बॉर्डर के एरिया में जम्मू कश्मीर सब में क्या हो रहा है, LAC के पास क्या हो रहा है, LOC के पास क्या हो रहा है, ठीक है, बांग्लादेश बॉर्डर के पास क्या हो रहा है, नेपाल बॉर्डर के पास क्या हो रहा है, म्यांमार बॉर्डर के पास क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, त्रिपुरा में क्या हो रहा है, वो तमाम चीज़ों की जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करने का काम IB महोदय करेंगे। चलिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन जो है वो ब्रैकेट में लिखाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। वैसे तो ये 1976 में बना था, लेकिन फिर जो है इसको ख़त्म करके इनेक्ट किया गया 2010 में, रिपील्ड किया गया इस एक्ट को 2010 में, और 2011 2006 ये सब का रूल भी है, ठीक है। हर एक्ट के बाद एक रूल होता है, डेलीगेटिव अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप यदि लिखना चाहें तो हम आपको लिखा रहे हैं, इट वाज ओरिजिनली इनेक्टेड इन 1976, 1976 में इसको इनेक्ट किया गया था, एंड रिपील्ड इन 2010, फिर से जो है रिपील्ड किया गया 2010 में, री इनेक्टेड इन 2010। रिसेंटली MHA हैज नोटिफाइड FCRA रूल्स 2026, और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो कि अमित शाह जी के अधीन है, उनके द्वारा जो है 2026 में इसके रिलेटेड क्या हुआ, तो इसके रिलेटेड जो है रूल लाया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी को थोड़ा थ्रेट रहता है इन लोगों से। तो फॉरेन से आने वाली जो राशियां होती हैं, जो भुगतान होते हैं तमाम NGO के लिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब विदेशों से आने वाला जो पैसा वगैरह होता है, जो फंडिंग वगैरह होता है, तो उसका जांच पड़ताल जो है करना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंटरनल सिक्योरिटी पर ही खतरा हो जाए, कोई IS वाला को पैसा नहीं भेज रहा है, कोई लश्कर तोयबा तो नहीं भेज रहा है, ठीक है, कोई हाफिज सईद तो नहीं भेज रहा है, कोई फलाहे तारीख नाम का कोई संगठन तो नहीं भेज रहा है, ठीक है, कोई अलकायदा तो नहीं भेज रहा है, ठीक है, कोई हुती रेबल्स तो नहीं भेज रहा है, खैर वो कहाँ से भेजेगा, हिजबुल्लाह तो नहीं भेज रहा है। तो इस तरह के संगठन पैसे ना भेजे, इसके लिए इस तरह के एक्ट जो है बनाए गए हैं। साथ ही साथ इस रूल में जो है कहा गया कि NGO जो है अपने काम पर ध्यान दे, ठीक है, ये नहीं कि पॉलिटिकल कंटेंट जो है वो ट्विटर और तरह तरह के जगहों पर इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने के लिए कार्य करें, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो है रूल जो है लेकर आया गया। तो इस रूल का एम है टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी, जो भी फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है स्ट्रीमलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ परमिसेबल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये नहीं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए कंट्रीब्यूशन आप लिए हैं स्कूल के बच्चों के लिए और आप खर्च कर रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर आप पैसे और बिरयानी खिला रहे हैं, उसमें नहीं होना चाहिए। द न्यू रूल require all NGO to confine their work to activities specified for their categories and to state and UT named in their registration। तो इसमें जो है तमाम जो NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य कर रही है वो तमाम चीज़ें जो है स्टेट और UT में रजिस्टर्ड हों। साथ ही साथ जो काम उन्होंने जिम्मा लिया है वही काम को करें, जिस काम के लिए वो NGO बनाया गया है तो उस काम को ही वो बखूबी मुकम्मल तौर पर जो है करें, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्क्लोज देयर सोशल मीडिया हैंडल, अपने सोशल मीडिया हैंडल जो भी वो NGO के हैं उसको डिस्क्लोज करें, भाई ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है, वेबसाइट है, ठीक है, पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, ठीक है। एंड बेयर फ्रॉम कैरिंग पॉलिटिकल कंटेंट, तो उनको रोका गया है कि आप पॉलिटिकल कंटेंट जो है ना परोसें, भड़काएं नहीं जनता को, ठीक है। दिस विल इंक्रीज कंप्लायंसेस कॉस्ट एंड पेपर वर्क फॉर NGOs एज वेल एज क्रिएट रिस्ट्रिक्शंस इन देयर वर्क। तो फ्री विल जो है वो कम होगी, ठीक है। तो इसका कुछ लिमिटेशन भी है, अब जो है बहुत सारा पेपर वर्क जो है NGO को करना पड़ेगा। सॉरी, लाइट देख रहे थे नहीं आया है, ठीक है, और हम कुछ देख नहीं रहे थे इधर उधर, हम टेलीप्रॉम्प्टर तो लगाए नहीं है, मेरे पास पेज है, पेज में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, उसके द्वारा जो है हम आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी थ्रू विच आई एम एबल टू हैंडल टेलीप्रॉम्प्टर, ठीक है। PR टीम
एंड सो ऑन। ठीक है, यदि इतना पैसा होता तो PR बुला करके हम भी 1 लाख लाइव व्यूज करवाते। ठीक है, इवन आई डोंट हैव स्मार्टफोन, इफ आई हैव देन आई विल आप सोच ही सकते हैं हम क्या कर रहे होते और क्या करेंगे यदि होगा मेरे पास तो। ठीक है, अब चलिए हम तुंगभद्रा डैम की ओर चलेंगे और तुंगभद्रा डैम के साथ साथ हम मेकेदातु प्रोजेक्ट, ठीक है, और आपका एक मुल्ला पेरियार डैम है उसके रिगार्डिंग भी चर्चा करेंगे। तुंगभद्रा डैम जो है वो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जो है एक गहमा गहमी छिड़ा हुआ है। ठीक है, इसको पंपा सागर भी कहा जाता है। तुंग और भद्रा 2 नदी हैं, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। तो ये तुंगभद्रा जो नदी है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। ठीक है, पहले कृष्णा उसके बाद कावेरी। ठीक है, इट्स मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन तुंगभद्रा रिवर्स इन कर्नाटका विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मेजर प्रोजेक्ट जो है इस तुंगभद्रा रिवर पर जो है कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इट वाज बिल्ट इन 1953। तुंगभद्रा डैम जो है 1953 में जो है बना है। रिसेंटली सेंटर हैज कंट्रीब्यूटेड तुंगभद्रा कमिटी टू रिजॉल्व वाटर शेयरिंग इशूज बिटवीन दिस 3 स्टेट। तो वाटर शेयरिंग इशू जो है इस पर क्रिएट हुआ है। तो आपको पता है कि वाटर डिस्प्यूट जो भी होता है तो वो पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 262 के तहत जो है क्या होता है, एम्पावर्ड होता है कि भाई कोई भी एडवोकेट जो है हम कर सकते हैं। यदि कोई 2 राज्यों के बीच खटपट चल रहा हो, पानी के विवाद चल रहा हो, तो भाई हम जो है पार्लियामेंट हम करेंगे क्या, तो एडवोकेट करेंगे। हमको ये पावर दिया गया है आर्टिकल 262 के तहत। 263 आर्टिकल किस लिए है मेरे भाई, तो इंटर स्टेट काउंसिल के लिए है। ठीक है, तो वो भी हम विस्तृत जानकारी जो है आपको तो नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स जो आएगा उसके साथ साथ 1-2 आर्टिकल्स और भी हम चर्चाएं कर लेंगे उसके आसपास के, क्योंकि आपको तो पता है कि कभी कभी आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कुछ बड़े छोटे एग्जामों में। ठीक है, आजकल के डेट में तो छोटा एग्ज़ाम कोई है ही नहीं, सब बड़ा ही है। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसी प्रकार से कोई एग्ज़ाम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। सरकारी नौकरी हो गया मतलब साक्षात ईश्वर से आपको दर्शन हो गया, अब भक्ति मार्ग पर चले गए। ठीक है, आपको बेहतर जो है सुविधाएं अलॉट हो जाती हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, भले ही आपका सैलरी 10 ही हज़ार क्यों न हो, लेकिन जॉब हो सरकारी तो सोच ही सकते हैं क्या करेंगे आपके नाते और रिश्तेदारी। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ मतलब सबसे उत्तर में मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र में जो है नदियों का क्रम, दक्षिण के क्षेत्र के ये हम बता रहे हैं। नॉर्थ मतलब ये मत समझ लीजिए कि आपका जम्मू कश्मीर वाला नॉर्थ, सतलज और इंडस हम बात करेंगे, नहीं। दक्षिण में नॉर्थ है, नॉर्थ से जो स्टार्ट होती है नदियाँ वो KTC है, इसको शॉर्ट फॉर्म याद करिए, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी। कावेरी सबसे नीचे है, उसके ऊपर तुंगभद्रा है, उसके ऊपर कृष्णा है। रायचूर द्वीप के बारे में तो आपको पता ही होगा, एगो एम्पायर भी था वहाँ पर, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो रायचूर द्वीप में जो है विजयनगर एम्पायर था। तो आप इस तरह से उसको विरूपाक्ष जो था वो डीटी था जो जिसका कि वो लोग पूजा करते थे। और विजयनगर एम्पायर में भी जिस प्रकार से कि आपका मगध साम्राज्य में जो बहुत सारे डायनेस्टी आए थे, वंश आए थे, उसी प्रकार से वहाँ भी वंश आए। और उस वंश का कालक्रम कुछ इस प्रकार है कि सस्ता से आप याद कर सकते हैं। सस्ता माने अब ये एम्पायर के लोग सस्ता नहीं थे, SST है सस्ता, इनकी संगम, सुलभा, तुलबा और आपका अराबिडो। ठीक है, अराबिडो, ये 4 डायनेस्टी वहाँ पर था और हरियर बुक्का के द्वारा जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था ये डायनेस्टी, सॉरी ये एम्पायर। इट्स मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑन तुंगभद्रा, ये तो हमने आपको बता दिया। 3 स्टेट का इसमें जो है क्या है तो झड़प है, उसको सुलझाने के लिए सेंटर ने क्या कमेटी गठन किया है तो तुंगभद्रा कमेटी जो है गठन किया गया है। चलिए अब मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये कावेरी नदी पर है
और ये अगेन जो है कर्नाटक के द्वारा जो है प्रपोज किया गया है। दिस प्रोजेक्ट इज प्रपोज बाय कर्नाटका अक्रॉस द कावेरी रिवर। ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड बेंगलुरु और तमाम क्षेत्रों में इनको पीने वाला पानी पिलाना है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, और साथ ही साथ बिजली भी उत्पादन करना है। दिस प्रोजेक्ट एम टू मीट ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ बेंगलुरु एंड सराउंडिंग एरिया। तमिलनाडु अपोजेस दिस प्रोजेक्ट आर्गुइंग दैट मतलब ये जो है कह रहे हैं तमिलनाडु कि यदि इस प्रकार का प्रोजेक्ट होता है मतलब होता है तो उनके यहाँ जल का क्राइसिस हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कावेरी को इधर बांध बना करके हम बिजली उत्पादन करने लगे, पानी पिलाने लगे, तो जो नीचे का जो धारा होगा, डाउन स्ट्रीम जो होगा, जिस राज्य से होकर के गुजरेगा, वहाँ तो पानी का कमी होगा ही, फ्लो का। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, सस्पेंड हो गया। अभी भी पाकिस्तान जो है छटपट कर रहा है, भाई मुझे दे दो इंडस वाटर ट्रीटी, नहीं तो लहू बहाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, बोलेंगे ले भैया तू ले ले, इंडस वाटर ट्रीटी का कोई ज़रूरत नहीं है, तू ही ट्रीटी बना ले। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हम भी भारत हैं और भारत कभी झुकता नहीं है, आन बान शान पर टिका रहता है। तो पाकिस्तान की जो है हेकड़ी गर्म है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भारत से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चरल लैंड जो है यही लोग लिए थे, नॉर्थ इंडिया का जो फर्टाइल लैंड है, ठीक है। अब उसको कैसे ये लोग वहाँ खेती बाड़ी करेंगे भाई, बिना इंडस वाटर के पानी से ये लोग कैसे करेंगे। खैर पानी नहीं रोका गया है, एक बात आपको फिर से ध्यान रखना चाहिए, इस ट्रीटी को सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि पानी रोक लिया गया है, क्योंकि अभी डैम वगैरह बनेगा तब पानी रुक जाएगा। तो इसीलिए छटपट कर रहा है कि कहीं डैम वैम बनाना शुरू न कर दे, परेशान न कर दे, ठीक है, वाटर का फ्लो कम ना हो जाए, वाटर बम बन जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग चिंता कर रहे हैं कि ये जो आपका चाइना है, चाइना अभी तो वही कर रहा है, यार्लिंग सेम्पो, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो वहाँ सेम्पो नदी कहते हैं उधर चाइना में, ठीक है, तो उस पर जो है वो डैम बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा सुन रहे हैं डैम बना रहा है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो बना रहा है ये, इससे ये लोग क्या करेगा, इससे कभी कभी वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर सकता है और हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या कर सकता है, तो पानी जो है छोड़ सकता है, और जिससे कि नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ की संभावनाएं जो है हो सकती है। इसके लिए हम लोग सियांग नदी पर जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग भी डैम बनाने वाले हैं, ताकि तू पानी छोड़ तो हमारे डैम में आके जमा हो जाए, इससे बाढ़ वगैरह नहीं आएगा, खतरा टल जाएगा। लेकिन अभी कुछ कम्युनिटी वगैरह है उधर का, जो कि कम्युनिटी जानते हैं कि डैम वैम जब बनता है तो बड़ा एरिया जो है खाली कराना पड़ता है, ठीक है, सारे कम्युनिटी को वहाँ से हटाना पड़ता है। जाहिर सी बात है जो वहाँ रह रहा है और उसका घर उजड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो तो अपोज करेगा ही, भले ही देश हित में बातें हो या कुछ भी हो। लेकिन कौन भगत सिंह बनना चाहता है, भगत सिंह तो सब कोई पड़ोस में ही देखना चाहता है, ठीक है, वही बात है। उसी तरह से मेकेदातु प्रोजेक्ट जो चल रहा है कर्नाटका के द्वारा, ये क्या करेंगे, ये डैम बनाएंगे, इसमें जो है बिजली डैम नहीं मतलब इस प्रोजेक्ट के तहत जो है ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो है बांध बना करके जो है पानी वगैरह जो है ये कंजर्व करेगा, वाटर सप्लाई करेगा और साथ ही साथ बिजली उत्पादन करेगा। स्टोरेज प्रोजेक्ट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द कावेरी बेसिन विदाउट द कंसेंट ऑफ बेसिन स्टेट। अब बेसिन स्टेट भी देख लीजिए कौन कौन है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु दो लड़ाई कर रहे हैं तो बेसिन स्टेट होगा ही, लेकिन एक यूटी है और एक और स्टेट है केरला और पुदुचेरी। तो कौन कौन से स्टेट हो गए, कर्नाटका KTKP, ठीक है, तो ये सारे बेसिन स्टेट हैं, इन लोगों को प्रॉब्लम है। चलिए मुल्ला पेरियार डैम है भाई ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, लेकिन इसको ऑपरेट करता है तमिलनाडु, ठीक है। इसका उम्र जो है 100 साल से ऊपर हो गया है, 130 प्लस साल हो गया है इस डैम को कंस्ट्रक्ट हुए। अब इसमें जो है केरला को समस्या है, तमिलनाडु कह रहा है कि हमारी पानी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए हम डैम को थोड़ा और ऊंचा करेंगे, ठीक है। तमिलनाडु वांट टू इंक्रीज द हाइट ऑफ व्हाट डैम टू मीट द एग्रीकल्चरल नीड्स ऑफ इट्स साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स
वेयर एज केरला एडवोकेटेड्स लोअर वाटर लेवल और decommissioning of the land, स्ट्रक्चरल वर्नेबिलिटीज़, तो असुरक्षित हो जाएगा, डैम वगैरह ऊंचा ऊंचा बना दिया जाएगा तो तमाम खतरे होते हैं, ठीक है। इट बिकम्स इन द जोन 3 ऑफ अर्थक्वेक जोन, तो ये जो है जोन 3 में है। आपको तो पता ही है कि 6 जोन जो है बनाया गया था अर्थक्वेक के लिए। अभी डबल अर्थक्वेक जो है, डबलेट अर्थक्वेक देखेंगे जो वेनेजुएला में हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो है हम जोन के बारे में चर्चा करेंगे कि इंडिया में किस तरह का प्रिपरेशन है, क्या जी है यहाँ का, तो मतलब जी मतलब 0.36 जी है, जबकि आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है 0.75 जी और यूएस सब 1 जी, मतलब फुल कंप्लीट जी जो है उस पर काम कर रहा है। जोन 6 बनाया गया था, लेकिन 6 यदि आप जोन को लागू करते हैं तो आपके बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सभी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर खरा ही नहीं उतरता था। चलो भाई वो रिले हटा देते हैं, मतलब वो शेड्यूल ही हटा देते हैं, जोने हटा देते हैं, 6 जोन को हटा दिया, 5 ही जोन अभी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मुल्ला पेरियार डैम का यही है घटना कि तमिलनाडु और केरल के बीच में जो है डिस्प्यूट है, और ये अर्थक्वेक जोन 3 में जो है वो आता है। इट इम्पावर, ये तो हम बात कर ही लिए 262 की, ठीक है। 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल है बाय रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन 1919। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, एनसीबी। यहाँ कोई क्रूज पे जाकर के ड्रगी नहीं है, ठीक है। एक पड़ताल तो बहुत मुंबई में ड्रगी सब पकड़ाया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये इसलिए खबर में है क्योंकि हाल ही में एक खबर रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो है वो कहा, अमित शाह जी ने, कि ये गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रेंगल नहीं है, बल्कि डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रेंगल है। क्योंकि आपको पता है गोल्डन क्रिसेंट में जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान आता है, यहाँ पर ओपीएम का प्रोडक्शन होता है। उसी तरह गोल्डन ट्रेंगल में आपका नॉर्थ ईस्ट तरफ जो है कंट्री, जो कि लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है, वहाँ भी ओपीएम का प्रोडक्शन होता है। और ये सारे लोग क्या करते हैं, हमारे देश में खूब ड्रग सप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारे देश के नौजवान लोग जो हैं वो ड्रगी हो रहे हैं, और ड्रगी चर्सी होने के कारण उनका जो मानसिक संतुलन गड़बड़ हो रहा है, चोरी डकैती करना पड़ रहा है उनको, क्राइम बढ़ रहा है। क्योंकि जानते हैं ड्रग अब्यूज़ और ड्रग ट्रैफिकिंग कितना बड़ा घटना है। ड्रग यदि एक दो बार आदमी लेना शुरू कर दे, ड्रग पेडलर लोग पहले क्या करता है, थोड़ा सा ड्रग चटाएगा और धीरे धीरे आदत बन जाएगा। बार बार कौन मैसेज कर रहा है, गधाए, हम साइलेंट ही कर देते हैं। तो ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज़ जो है काफ़ी बड़ी समस्या है। इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आपको पता ही है कि म्यांमार तरफ जो है, सॉरी ये जो आपका मणिपुर सब साइड जो है, मिजोरम सब साइड, तो कुछ जो जगह है बॉर्डर पर उसको फेंस नहीं किया जाता था कि दोनों का कांटेक्ट बना रहे, क्योंकि आपको पता है शादी विवाह वाला भी संबंध होता है उधर बॉर्डर एरिया में, इसीलिए खोल कर रखा गया था। लेकिन अब तो बंद कर दिया गया है जब से मणिपुर में जो है दंगे भड़के हैं कुकीज़ और मैती के बीच में। और कुकी और मैती का जो है मुद्दा तभी सॉल्व होगा जब कुकी मैती खुद चाहेंगे कि सॉल्व हो, क्योंकि दोनों में से किसी को कुछ मानना ही नहीं है, ठीक है। तो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की कंट्री भी हमने आपको बता दिया है। एक था API, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और एक है आपका LTM या MTL। MTL में क्या, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो रिसेंटली जो है NCB ने एक एपेक्स लेवल का एक मीटिंग होस्ट किया फॉर द नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCOTS, टू फॉर्मुलेट नेशनल स्ट्रेटजी अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग। तो हमारे देश की क्या रणनीति होनी चाहिए ड्रग ट्रैफिकिंग और अब्यूज़ से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो है रिलीज किया है नारकोटिक कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 to 29। इस विजन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि किस प्रकार से कंट्रोल करना है ड्रग वगैरह को। तो एक लंबा विजन है, 2029 तक का ये विजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, ये करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब MCB देखिए, ये भी अंडर MHA है, इस्टेब्लिश इन 1986। किस एक्ट के तहत, NDPS एक्ट आपने सुना होगा, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। और उसके एक साल बाद जो है MCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो इस्टेब्लिश हुआ।
हेड क्वार्टर जो है इसका दिल्ली है। पार्ट 4 DPSP में जो है आर्टिकल 47 है, उसके तहत कहा गया है कि राज्य जो है क्या चीज़ कर सकता है, तो इंटॉक्सिकेंट को प्रोहिबिट कर सकता है DPSP के आर्टिकल 47 के आधार पर। अब कुछ आर्टिकल जो है इधर उधर का वो हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 44 UCC के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि गुजरात, असम, उत्तराखंड, गोवा तो आज़ादी के फिर पहले ही UCC लागू कर चुका है, ठीक है, तो उससे भी अभी चर्चाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि हम UCC से रिलेटेड चर्चा नहीं करेंगे, ये भी है करंट अफेयर में। अभी कितना पेज है, अभी 2-3 पेज और है, 2-3 पेज चर्चा करेंगे, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। 45 मिनट खैर हो गया है। आर्टिकल 44 UCC से है। आर्टिकल 45 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर से है, 0 to 6 ईयर में जो केयर करना है उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है उस आर्टिकल में। आर्टिकल 47 जो है, आर्टिकल 46 तो प्रमोट ऑफ एजुकेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, SC ST के लिए वीकर सेक्शन में जो क्या करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है। 47 जो है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ठीक है, और 40 तो जानते ही हैं कि आर्टिकल 40 जो है क्या है, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, तो ये महात्मा गांधी का जो गांधी जी का जो विजन था। तो हमने आपको NCB के बारे में भी बता दिया, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि ड्रग को कंट्रोल करे। वेनेजुएला, अब हम अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक नहीं, अर्थक्वेक। प्लेट, आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, प्लेट सबमर्जेंस, प्लेट कन्वर्जेंस, प्लेट कोलिजन, OO या फिर ओशियन कॉन्टिनेंटल कोलिजन, ये सभी आपने पढ़ा होगा वहाँ पर। लो आप साइलेंट कर दिए। तो कैरेबियन और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने की वजह से जो है 2 बार भूकंप आया, अर्थक्वेक आया वेनेजुएला में। हम आपको बता दें कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और इधर ही वेनेजुएला खबरों में रहा है। खबरों में इसलिए रहा क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किडनैप कर लिया गया रात में। ऑपरेशन एब्सोल्यूट क्या चलाया गया था भाई, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये चलाया गया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिकी फोर्सेस के द्वारा। उसके बाद से खबरों में रहा। हाल में इसके प्रेसिडेंट भारत आए थे और ये जो नए प्रेसिडेंट है इनका नाम हम आपको बता दें, इनका नाम है डेल्की रेडिगुलो, ठीक है, DELCY, डेल्की से याद रखिएगा। डेल्की जो है इनके नए राष्ट्रपति हैं, नियुक्त हुए हैं, ठीक है। भारत ने भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए भी एक ऑपरेशन चलाया वेनेजुएला में भूकंप आने के बाद, और ये ऑपरेशन का नाम है एमिस्टाड, AMISTAD, मीन्स फ्रेंडशिप इन स्पेनिश। आप यदि स्पेनिश भाषा नहीं जानते हैं तो आज हम आपको स्पेनिश भी सिखा रहे हैं। आप यदि स्पेनिश भाषा में फ्रेंडशिप कहेंगे तो फ्रेंडशिप कहना पड़ेगा आपको एमिस्टैड, ठीक है। एमिस्टैड क्या है, तो स्पेनिश भाषा में फ्रेंडशिप का नाम है। भारत जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए लगातार जो है कहीं भी कुछ आता है तो भारत जो है सबसे पहले खड़ा मिलता है। आपको पता होगा कि म्यांमार में भी ऑपरेशन ब्रह्मा जो है 2025 के दिसंबर में चलाया गया था। इस पर भी हमारी विस्तृत चर्चा नहीं होगी, बस हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता हो कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के दिसंबर महीने में चलाया गया था। सॉरी, दिसंबर में नहीं बल्कि 2025 में मार्च में चलाया गया था, ठीक है, मार्च वगैरह में चलाया गया था। म्यांमार में चलाया गया था। और आपका एक
ऑपरेशन सागर बंधु जो है ये भी HADR ऑपरेशन था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन था, जो कि श्रीलंका में चलाया गया था। इसका नाम था सागर बंधु। जब श्रीलंका जो है साइक्लोन दितवा को फेस कर रहा था, दितवा साइक्लोन की वजह से जो है श्रीलंका में भारी नुकसान हुआ था, और दितवा जो है नाम यमन के द्वारा रखा गया था। दिसंबर 2025 में ये चलाया गया था। और उससे पहले जो है म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा जो है चलाया गया था, जहां पर कि GPS स्पूफिंग की भी चर्चाएं हुई। GPS स्पूफिंग क्या होता है? मतलब जब आप चलेंगे अपने एयरक्राफ्ट वगैरह से, एयर रूट से जब आप चलेंगे किसी भी ऑपरेशन के लिए, और वहाँ आपको लैंड करने के लिए कुछ उपयुक्त जगह ही नहीं पता चलेगा, एयरपोर्ट के जगह आपको मतलब हवाई पट्टी के जगह पे आपको जंगल दिखेगा, जंगल के जगह पे हवाई पट्टी दिखेगा, तो इसको कहते हैं GPS स्पूफिंग। और ये टर्म जो है कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, GPS स्पूफिंग, इसको याद कर लीजिए। वेनेजुएला जो है दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, और उसी पर अमेरिका का नज़र था, जिसके कारण कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है चलाया गया, और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है निकोलस मादुरो। ये पहली बार नहीं है कि दुनिया में किसी देश के द्वारा उसके सॉवरेनिटी पर क्या किया गया हो, तो सॉवरेनिटी पर हमला किया गया हो। ऐसे बहुत बार होते रहते हैं दुनिया में अलग अलग देशों के द्वारा, ठीक है। और ये जो ऑयल रिजर्व है ये ऑर्नेको रिवर के करीब है, इसको ऑर्नेको बेल्ट भी कहते हैं, और इस बेल्ट में आने वाले जगहों पर ऑयल रिजर्व हैं। एक समय वेनेजुएला बहुत पैसा वाला हुआ करता था, लेकिन यहाँ के लोग अय्याश किस्म के निकले, और जब इनके पास तेल बेच करके पैसा वगैरह आने लगे तो यहाँ सब कुछ फ्री हो गया, जिसके वजह से कि ये फटीचर हो गए। अर्थक्वेक जो है, डबलेट अर्थक्वेक जो है हिट किया गया है। सबसे पहला जो अर्थक्वेक आया वो 7.2 रिक्टर स्केल पर मापा गया। उसके बाद 7.5 ये 24 जून 2026 में आया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 अप्रैल और 24 जून से आप संबंध लगा सकते हैं, तो 23 अप्रैल अपने यहाँ केशवानंद भातरी मामला का एक फैसला आया था, उसी प्रकार से 24 जून को 2026 को यहाँ पर क्या हुआ, तो ये भूकंप आया। डबलेट अर्थक्वेक क्या है? तो 2 अर्थक्वेक ऑफ कंपेरेबल मैग्नीट्यूड स्ट्राइकिंग इन क्लोज स्पेटियल्स एंड टेम्पोरल proximity is called doublet earthquake. Venezuela lies near the active boundary between the Caribbean plate and South American plate. तो साउथ अमेरिकन और कैरेबियन प्लेट के करीब आने की वजह से जो है ये झटका लगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, और वेनेजुएला 3 राष्ट्र से लगता है। 3 राष्ट्र हैं। आपने BCG वैक्सीन के बारे में सुना होगा। BCG यानी कि ब्राज़ील, कोलंबिया और गुयाना, ये 3 देश जो हैं ये वेनेजुएला की बाउंड्री से टच करते हैं। चलिए, ये पैसिफिक पल्स ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा भूकंप की घटनाएं होती हैं, और एक तो आपका देश है जहाँ की हर रोज़ जो है भूकंप आते रहता है, लेकिन वहाँ प्रिपेयर्डनेस अच्छी होने की वजह से जो है वहाँ कुछ भी नहीं होता है, ना के बराबर जो है वहाँ खतरा होता है। वो है आपका देश जापान। जापान के जो है नेता भारत में आए थे, तो उससे रिलेटेड में भी कि आज चर्चा हो या फिर ना भी हो पाए। इंडिया अर्थक्वेक जोन एंड प्रिपेयर्डनेस, तो भारत का क्या प्रिपेयर्डनेस है अर्थक्वेक जोन से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं 6 जोन बनाया गया था, लेकिन 1 जोन फिर से कमा दिया गया, क्योंकि 6 जोन में वैसे तमाम संरचनाएं आ रही थी जो कि इसके अनुसार फिट नहीं बैठ रहा था, या तो उसको गिराना पड़ता, उसको रीड्राव करना पड़ता उस स्ट्रक्चर को, और इतने पैसे तो अपने पास है नहीं, इसलिए इस जोन को ही डिसमिस कर दिया, क्वेश कर दिया। ठीक है। इंडिया जोन 5 इज डिजाइन फॉर 0.36 G। जी क्या है? जी मेजर हाउ मच द ग्राउंड कैन शेक, ग्राउंड कितना शेक करेगा ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान, भूमिकंप के दौरान, मतलब भूमिकंपा के दौरान यानी कि भूकंप के दौरान। वाइल आर नाइबर पाकिस्तान एंड नेपाल डिजाइन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स ऑन 0.75 G एंड कंट्रीज लाइक US एंड जापान डिज़ाइन फॉर फुल G। फुल G जो है इनके द्वारा क्या किया गया है, डिज़ाइन कर दिया गया है, और मोर फुल G से भी ज़्यादा, मतलब जिसका जितना बड़ा G होगा वो उतना बचेगा, सीधे तौर पर मान लीजिए। भारत में 95% जो आबादी है वो मॉडरेट से सीवियर सिस्मिक जोन में निवास करता है।
और ज़्यादातर खतरा उन लोगों पे है जो कि 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतों में रहते हैं। जो ज़्यादा हाइट वाले इमारतों में रहते हैं उनको नुकसान कम हो सकता है, क्योंकि उनका घर जो बना रहता है अपार्टमेंट वगैरह सेफ्टी स्टैंडर्ड और मानकों के तहत बना रहता है, जिसके कारण कि वहाँ पर रिस्क और चांसेस थोड़े कम होते हैं। 2 मंजिला 3 मंजिला जो खुद से बनाते हैं, सस्ते के चक्कर में कुछ भी बना लेते हैं, तो ऐसे मकानों पर जल्दी जो है क्या होगा, तो गिरने के चांसेस रहेंगे भूकंप में। माफ़ कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि 79% जो है 79% जो जनसंख्याएँ हैं वो रहते हैं कहाँ पर, तो सीवियर टू माफ़ कीजिएगा मॉडरेट टू सीवियर सिस्मिक थ्रेट के अधीन, मतलब जोन में, अर्थक्वेक जोन के अधीन। और 95% अर्थक्वेक डेथ अकर्स इन 1 to 3 story हाउसेस that according to any building code that are not built according to any building code। तो वो सारे जो 2-3 महले वाले जो बिल्डिंग होते हैं वो किसी बिल्डिंग कोड के मानकों पर नहीं बने होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहता है कि अर्थक्वेक में इसको ज़्यादा नुकसान होगा। बायो माइनिंग क्या है? बायो माइनिंग जो है इससे रिलेटेड अब हम चर्चाएं करेंगे। तो बायो माइनिंग जो है एक टर्म आया है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा। मतलब इसमें जो है हम बायो मीन्स होता है जैविक, तो जैविक चीज़ों को डाल करके माइनिंग करेंगे, उसके ओर्स में डालेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करवाएंगे उससे, ठीक है। तो इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक यूज टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मेटल्स। इसमें क्या करेंगे, वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ओर्स से, अयस्क से, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल, और उसके वेस्ट मटेरियल से थ्रू द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव से हम लोग क्या करेंगे, तो अयस्क से मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। कैसे, तो इट इन्वॉल्व द प्रोसेस सच एज बायो लीचिंग एंड बायो ऑक्सीडेशन। बायो लीचिंग और बायो ऑक्सीडेशन के माध्यम से। बायो लीचिंग क्या होता है, तो बायो लीचिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व द टारगेट मेटल्स डायरेक्टली फ्रॉम द ओर इनटू द वाटर, ओर से डायरेक्टली वाटर में डिजोल्व कर देता है, ठीक है। बायो ऑक्सीडेशन, माइक्रोब्स ब्रेक डाउन सराउंडिंग मटेरियल्स मेकिंग द टारगेट मटेरियल्स ईजर टू रीच एंड एनरेज। तो जो माइक्रोब्स है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है सराउंडिंग मटेरियल्स को, ठीक है, और आपको जो भी मेटल लेना है उस टारगेट को आसान कर देता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। मतलब आलतू फालतू चीज़ों को वो ब्रेक डाउन कर देगा, मेटल को आप ले लीजिए। तो बायो लीचिंग और बायो ऑक्सीडेशन ये टर्म जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि हाल ही में दिल्ली शहर के अधीन जो है ये लैंडफिल्स वगैरह जो घटनाएँ हैं, कचरा कूड़ा फेंकने वाला, तो वहाँ इस तरह के प्रयोग जो हैं इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। अब चलेंगे यूरोप में हीट वेव के कारण बहुत सारी मौतें हुई, उसके लिए भी करंट अफेयर में इसकी चर्चाएं होनी आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीते दिनों ये करंट अफेयर का एक हिस्सा रहा है। यूरोप में जो है हीट वेव के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। हीट वेव यूरोप में कैसे आया? दुनिया का सबसे गर्म साल रहा है यूरोप में इस साल। 41 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर वहाँ हो गया था, जिसके कारण कि जो सब दिन ठंडा में रहे हैं ये गोरी चमड़े वाले, इन लोगों को अचानक जब गर्मी पड़ी तो इन लोगों के छट से पट होने लगे, ठीक है। ओमेगा ब्लॉक के कारण, ओमेगा ब्लॉक, आपने ग्रीक लेटर ओमेगा के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। उसी ओमेगा ब्लॉक के कारण द हीट वेव्स इन यूरोप ड्यू टू ओमेगा ब्लॉक weather patterns known as omega blocks. It takes its name from the shape of Greek letter omega with a bulge. ओमेगा होता है ना, ओमेगा ऐसे, कैसे आपको बताएं, ऐसे, ये वाला ओमेगा है, ठीक है, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इसमें होता क्या है कि दोनों तरफ कूल टेम्परेचर के बीच में, लो प्रेशर के बीच में जो है ये हाई प्रेशर वाला हीट जो है ट्रैप हो जाता है, और इस ट्रैप होने की वजह से उस तमाम क्षेत्रों में जो है गर्मी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब दो तरफ कूलर बॉडी रहेगा और बीच में जो है हीट ट्रैप हो गया, ठीक है। तो ओमेगा ब्लॉक कहते हैं इसको।
हाई प्रेशर टू हेल्ड बिटवीन टू कूलर लोअर प्रेशर सिस्टम, दो लोअर प्रेशर तंत्र के बीच जो है एक हाई प्रेशर वाला, ज़्यादा टेम्परेचर वाला बन जाता है क्षेत्र, जिसके वजह से द ब्लॉकिंग एलिमेंट रेफर्स टू हाउ द हाई प्रेशर एरियाज ऑफ वार्म एयर गेट्स स्टक बिटवीन द कूलर लो प्रेशर एरिया। ठीक है, दो लो प्रेशर एरिया के बीच में हाई प्रेशर एरिया और गर्मी वाला हीट वेव जो है क्या होता है, तो ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी लगने लगता है। और क्या होगा, चलिए राखीगढ़ी में स्केलेटन मिला है, और ये स्केलेटन जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लेकर के किसको दे दिया गया है, एंथ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को। ठीक है, और ये दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ही आते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया है। ये क्या करेंगे, ये मानवों पर बेहतर तरीके से रिसर्च कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है। राखीगढ़ी जो है टॉप साइट में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का। यहाँ पर 7 माउंड हुए थे। 1963 में इसकी खुदाई हुई थी, जहाँ पर कि 7 टीले जो है मिले, और एक टीले में जो है 56 स्केलेटन मिले हैं। उसमें एक महिलाओं के स्केलेटन मिले हैं जो कि 4600 साल पुराना है। और ये जो है कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर जो है, फिर से बाज़ार जो है गर्म हो गए हैं, खबरों का बाज़ार जो है गर्म हो गया है कि ये जो आपके आर्यन थे और आर्यन इन्वेजन थ्योरी सब जो चलता है, अब इस पर जो ये सेंट्रल एशियन रीजन से ये आर्यन आए हैं या फिर इंडिजिनस हैं, इस पर फिर चर्चाएं छिड़ गई है। और ये जो स्केलेटन मिले हैं, ये कहीं ना कहीं ये इंगित करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आर्यन जो है इंडिजिनस और इंडिया के ही रहे हैं। ठीक है, तो एक माउंड में जो है 56 जो है स्केलेटन मिले हैं। उसमें एक महिलाओं के स्केलेटन मिले हैं जो कि 4600 साल पुराना है। DNA analysis of skeleton has revealed that the Rakhigarhi women did not possess the stapes pastoral gene। तो स्टेप पेस्टोरल जीन जो है इनके अधीन अंदर नहीं पाए गए हैं। ठीक है, इग्नाइटिंग द डिबेट्स ऑन आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। और स्टेप्स रीजन का जो है इसके अंदर जीन नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो माइग्रेशन की थ्योरी है आर्यन की, कि कोई नीलकांत शास्त्री बोले इधर से आए, तो कोई और बोले इधर से आए, कोई बोले उधर से आए, इस पर डिबेट जो है छिड़ गया है। चलिए टॉप 5 लार्ज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट के बारे में आपको बता दें कि राखीगढ़ी, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनवारी वाला ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, जबकि जानते हैं कि राखीगढ़ी और धोलावीरा जो है आपके गुजरात और हरियाणा में स्थित है। साथ ही साथ हम आपको बता दें सबसे नॉर्थ मोस्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र वो मांडा जम्मू एंड कश्मीर में रहा है। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे मांडा है। दक्षिण में दाइमाबाद है मध्य प्रदेश में, और परवरा नदी के किनारे ये दाइमाबाद बसा है। और वहीं पर यदि हम पूरब की बात करें तो आलमगीर जो कि यूपी में स्थित है, और यदि हम पश्चिम की बात करें तो सुदका गेंडोर जो कि पाक ईरान बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तो इतना ही आज के करंट अफेयर में हमारा चर्चा रहेगा। हम वीकली करंट अफेयर को यहीं पर अब विराम देंगे, और आप लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो मेरा मोटिवेशन जो है अप होगा, और फिर जो है हम अगले वीडियो में और भी तमाम सप्ताह भर के कंटेंट पर चर्चा कर पाएंगे। तो इतना ही कंटेंट था आज के इस सप्ताह में। अब हमको दीजिए आप लोग इजाज़त। नमस्कार।